हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेड की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 का नाम है मॉनिटरिंग ऑफ टाइमली डिस्पोजल। सबसे पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि CSMOP का प्रिंटेड वर्जन अपने पास लेकर बैठो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो दैट जितनी भी चीज़ें मैं मार्क कर रही हूँ उसको आप भी साथ साथ मार्क करते जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे चैप्टर के। चैप्टर 12 को स्टार्ट करते हैं, डिस्पोजल ऑफ वर्क। सबसे पहली चीज़ कि किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्क है उसका एक्सपीडिशियस यानी जल्दी से डिस्पोज हो जाए और टाइमली सबमिट हो जाए एरियर एंड डिस्पोजल स्टेटमेंट्स, यानी कि कितना काम आया, कितना काम डिस्पोज हो गया उसमें से, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है या फिर काम का एक्सपीडिशियस डिस्पोजल है, तो वो किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफिसर या फिर डेस्क ऑफिसर। अब इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए सेक्शन ऑफिसर जो है वो सेक्शन का रजिस्टर उसको मॉनिटर कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो भी रजिस्टर या जो भी डायरी मेंटेन करते हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम चीज़ों को देख सकते हैं कि कोई भी पेपर या कोई भी फाइल ऐसी तो नहीं है जो छूट गई है, या कोई रिसीट ऐसी तो नहीं है जो दब गई है। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफिसर का क्या काम है? देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि काम जो है वो टाइम पे खत्म हो जाए, तो वो सेक्शन ऑफिसर की है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर इज एक्चुअली मेंटेनिंग द सेक्शन। देन ब्रांच ऑफिसर का काम है कि ही विल ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कि वो क्लोज वॉच रखेंगे कि भाई काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेस्ट विद सेक्शन ऑफिसर। नेसेसरी MIS रिपोर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन E-फाइल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। E-फाइल में इस तरीके की रिपोर्ट्स निकल आती हैं वर्क की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। नाउ व्हाट इज MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। MIS रिपोर्ट तो हम बहुत यूज करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम खाली MIS बोलकर ही यूज करते हैं MIS रिपोर्ट को। एक्चुअली में इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस। इसको यहाँ से रीड करते हैं कि एज अ जनरल रूल, इन जनरल कोई भी ऑफिशियल जो है वो अपने पास 7 दिन से ज़्यादा 7 वर्किंग डेज, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना कि ये 7 वर्किंग डेज लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोई भी ऑफिशियल अपने पास 7 वर्किंग डेज से ज़्यादा किसी भी केस को पेंडिंग नहीं रखेगा, अनलेस अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई पॉलिसी टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं या फिर और किसी इस तरीके के केसेस आते हैं जिनको कि 7 डेज के अंदर पुटअप नहीं किया जा सकता, या फिर ज़्यादा उसके अंदर रिसर्च वर्क की ज़रूरत है पुटअप करने के लिए, तो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर इस तरीके के सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके हायर लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अब इन केस उस हायर लिमिट के अंदर भी कोई केस पुटअप नहीं हुआ है, तो जो ऑफिशियल है वो नोट के अंदर, नोट पोर्शन के अंदर उस चीज़ का रीज़न या उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड कर सकता है कि भाई वो क्यों इतना टाइम तक पेंडिंग रहा। नेक्स्ट है अब MP और VIP की तरफ से जो रेफरेंसेस आते हैं उनके डिस्पोजल को कैसे मॉनिटर करना है। ठीक है, तो उसके डिस्पोजल को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो उसके डिस्पोजल को क्यों मॉनिटर करना है। भाई हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि जब MP का रेफरेंस आता है तो विद इन 15 डेज उसको एक्नॉलेज करना है और उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, यानी एक्नॉलेजमेंट के नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उसका रिप्लाई करना है। और अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक इंटरिम रिप्लाई स्टार्टिंग के 15 डेज के अंदर एक इंटरिम रिप्लाई दे देना है कि भाई हम कब तक रिप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी जो टाइमलाइंस हैं इसमें से कोई सी भी टाइमलाइन मिस ना हो जाए, इसलिए MPs और VIP के जो रेफरेंसेज हैं उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब उनको मॉनिटर करेंगे कैसे और कौन कौन उसको मॉनिटर करेगा? तो एक तो पर्सनल स्टाफ यानी JS या फिर डायरेक्टर के जो पर्सनल स्टाफ है, यानी कि जो उनका जो पर्सनल सेक्शन है वो भी मेंटेन करेगा एक रजिस्टर। और क्योंकि जो रिप्लाई जाएगा वो पर्सनल स्टाफ की तरफ से तो जाएगा नहीं, जो रिप्लाई जाएगा वो तो भाई सेक्शन बनाएगा ना रिप्लाई की क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो इन्फॉर्मेशन तो सेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए सेक्शन भी एक रजिस्टर बना के रखेगा कि क्या क्या VIP रेफरेंसेज आए हैं या फिर MP रेफरेंसेज कौन से आए हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मेट देखते हैं जो कि JS का पर्सनल स्टाफ मेंटेन करके रखे। तो JS का पर्सनल स्टाफ क्या करेगा कि सपोज उनके पास 3 रेफरेंसेज आए हैं, तो वो इसके ऊपर प्रोमिनेंटली बड़ा बड़ा सा सीरियल नंबर दे देंगे और वही सीरियल नंबर अपने रजिस्टर के अंदर दे देंगे उसी पर्टिकुलर लेटर को, और फिर उसको यहाँ पर सारी चीज़ें उसके अंदर भर के देन दे विल मॉनिटर इट कि वही वो कौन से सेक्शन का है। ठीक है, देन टू कीप अ वॉच ऑन द स्पीडी डिस्पोजल, हर सेक्शन भी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या रजिस्टर वो मेंटेन करता है। खैर, जो भी वो रजिस्टर वो मेंटेन करेगा उसके अंदर वो रेड इंक के अंदर उन कम्युनिकेशन को प्रोमिनेंटली मार्क करेंगे जिनको कि फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा
और सपोज उसका सीरियल नंबर 2 था और रजिस्टर के अंदर उसका जो सीरियल नंबर 2 होगा जहां पर भी, उसको वो प्रोमिनेंटली मार्क कर देंगे, उस सर्कल उसको प्रोमिनेंटली रेड इंक में सर्कल कर देंगे कि हाँ भाई ये वाला तो खत्म हो चुका है, ये वाला जो है वो डिस्पोज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉनिटर करना होता है। काम की बात यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उसको रेड इंक के अंदर सर्कल कर दिया जाता है जो फाइनली डिस्पोज हो जाते हैं उनको। और कौन कौन रजिस्टर को मेंटेन करेगा वीआईपी रेफरेंसेस को के डिस्पोजल को वॉच करने के लिए, तो पर्सनल स्टाफ और सेक्शन, ये दोनों लोग ही रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि भाई सेक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई आ गया है रेफरेंस, वीआईपी रेफरेंस या फिर एमपी का रेफरेंस, ठीक है, और वो डायरेक्टली सेक्शन में आया, तो सेक्शन जो होगा वो इमीडिएटली यहाँ पर रजिस्टर करवाए उसको उनके पर्सनल स्टाफ के रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो इफ फॉर एनी रीजन एन एमपी लेटर इज रिसीव्ड बाय द सेक्शन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इट शुड बी रजिस्टर्ड देयर इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली जेएस के जो पर्सनल स्टाफ है उनके पास रजिस्टर होना चाहिए। अब देखो दो अलग अलग रजिस्टर्स हैं, ये वाला रजिस्टर है जो कि पर्सनल स्टाफ मेंटेन करेगा और ये वाला रजिस्टर है जो कि सेक्शन मेंटेन करेगा अपने पास। ठीक है, तो ऐसा भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये दोनों रजिस्टर आपस में रिकनसाइल कर जाएं, कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई एंट्री ऐसी हो रखे जो इसके अंदर एंट्री ना हो। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज रजिस्टर्स ये रिकनसाइल करनी चाहिए इन दोनों की एंट्रीज। ठीक है, तो इसको रिकनसिलिएशन के लिए क्या होगा कि ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने स्टार्टिंग में हर सेक्शन जो है वो रजिस्टर और एक रिपोर्ट अपने अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी को सबमिट करेंगे, यानी एसओ के लेवल से यूएस या फिर डीएस लेवल पे रजिस्टर और ये रिपोर्ट में देखो क्या है कि पिछले 15 दिन के अंदर ओवर अ फोर्टनाइट इन पर्टिकुलर रेफरेंसेज में से कौन से रेफरेंसेज पेंडिंग है। ठीक है, अब सपोज मैंने पीछे बताया था कि सपोज 1 2 3 और 4 चार रेफरेंसेज हैं और उसमें से 2 वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, तो 2 को रेडिंग से सर्कल कर दिया, तो बाकी बचे 1 3 4 जो कि हो सकता है पेंडिंग हो ओवर अ फोर्टनाइट, 15 डेज से ज़्यादा हो गए उनको, तो उसको यहाँ पर मेंशन करके ये जो रिपोर्ट है एंड अलोंग विद द रजिस्टर ये सबमिट करेंगे सेक्शन ऑफिसर्स अपने अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी को। ठीक है, इसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी अपने रिमार्क्स लिखेंगे और उसके बाद वो ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर जेएस के पास रजिस्टर वो दे देंगे, यानी अब यहाँ से चला गया डायरेक्टर या फिर जेएस के पास। ठीक है, अब जब जेएस के पास चला गया तो व्हाट विल जेएस डू, भाई उनके पास भी एक रजिस्टर है, वो अपने रजिस्टर में चेक करेंगे इस रिपोर्ट के थ्रू कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसा पेंडिंग रेफरेंस तो नहीं है, सपोज 3rd नंबर का रेफरेंस कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारी एंट्री में हमारी जो रजिस्टर है उसके अंदर एंटर्ड ही नहीं था। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो इसलिए रिकंसिलिएशन के लिए ये जो रिपोर्ट है और ये जो सेक्शन का रजिस्टर है ये मूव किया जाता है। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ वीआईपी देखेंगे अभी हम अगली स्लाइड के अंदर कि वीआईपी में कौन कौन लोग आ जाते हैं। अब ई फाइल के अंदर देखो वीआईपी केसेस को डील करने के लिए अटमोस्ट इंपोर्टेंस वहां पर भी दी गई है, तो एवरी लेटर रिसीव्ड फ्रॉम वीआईपी इज टैग्ड विद यूनिक वीआईपी टैग, तो ये ई फाइल के अंदर एक फैसिलिटी है कि वीआईपी वाले जो लेटर है उनको टैग किया जा सकता है वीआईपी टैग के साथ एंड देयर डिटेल्स आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, और उनकी मॉनिटरिंग जल्दी हो जाए और ट्रैक भी जल्दी हो जाए, इसका भी प्रोविजन है हमारे सिस्टम के अंदर ई फाइल के अंदर, यानी कि वीआईपी रेफरेंसेस को ट्रैक किया जा सकता है ई फाइल के थ्रू भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर्स के थ्रू ही वो ट्रैक होगा। अब ये है आपकी इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ वीआईपी, दिस इज इलस्ट्रेटिव लिस्ट, इससे ज्यादा भी वीआईपी हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आते हैं एंड देन उसी ऑर्डर के अंदर ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपकी वीआईपी है, इनको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, यू कैन रीड देम ऑन योर ओन, आपके एमओपी के अंदर ये लिस्ट दे रखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केसेस, कैट केसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स या फिर कैट ऑर्डर्स। ठीक है, बिल्कुल सेम इसका वही प्रोसीजर है कि जेएस या फिर डायरेक्टर का जो पर्सनल स्टाफ है इट विल मेंटेन अ रजिस्टर, देन सेक्शन भी रजिस्टर को मेंटेन करेंगे प्रोमिनेंटली उन कैट केसेस को, कोर्ट केसेस को जो कि फाइनली इंप्लीमेंट हो गए हैं और जो डिस्पोज हो गए हैं उनको रेड इंक में सर्कल करेंगे, डेट लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, और फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जो डायरेक्टली कैट केस या कोर्ट केस जो है वो सेक्शन के पास आया तो इमीडिएटली उसको रजिस्टर को, मतलब इमीडिएटली पीएस जो पर्सनल सेक्शन के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन हो रखा है वहां पर जाके उसको रजिस्टर कराया जाए। ये डिट्टो सेम वही प्रोसीजर है जो कि अभी हमने एमपी और वीआईपी के रेफरेंसेस के केस में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि जो एमपी और वीआईपी वाला रजिस्टर सबमिट हो रहा था सेक्शन से अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी को एंड देन आगे जेएस को,
ताकि वो अपने पर्सनल स्टाफ वाले रजिस्टर से उसको रिकंसाइल कर पाए। तो कैट केस और कोर्ट केस वाला रजिस्टर जो है वो 1 को और 15 दोनों दिन वो सबमिट होता है, ठीक है, ताकि कोई भी कैट केस की जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो ना निकल जाए। तो इसलिए एवरी मंथ 2 टाइम्स ये रजिस्टर जो है वो मूव होता है। तो हर सेक्शन जो है वो सबमिट करेगा रजिस्टर, और फिर अलोंग विद द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर रिमार्क्स के साथ जो यूएस या फिर डीएस है वो आगे डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी को सबमिट कर देंगे, और रजिस्टर जो है वो सेक्शन के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली वही एक प्रोसीजर है कि ये रजिस्टर है और सपोज ये रिपोर्ट है, तो सेक्शन जो है वो रजिस्टर और रिपोर्ट दोनों सबमिट करेंगे किसको, यूएस को। यूएस या फिर डीएस इस रिपोर्ट के ऊपर अपने रिमार्क्स लिखेंगे, और रजिस्टर जो है वो सेक्शन के पास वापस चला जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वो जेएस या फिर डायरेक्टर के पास आ जाएगी। फिर इस रिपोर्ट को वो जेएस और डायरेक्टर जो भी होगा वो अपने सेक्शन के अंदर मेंटेन, अपने पर्सनल स्टाफ, अपने पर्सनल सेक्शन के अंदर मेंटेन जो रजिस्टर है उससे रिकंसाइल कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट शुड बी रिकंसाइल्ड थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। कैरी एडिशनल कॉलम उसके अंदर बना सकते हैं, ये सब काम की चीज नहीं है आपके। आगे बढ़ जाते हैं। रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर आरटीआई एक्ट, इसको एक बार रीड कर लेते हैं बस। द रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विल बी डेल्ट विद एंड मॉनिटर इंक्लूडिंग ऑनलाइन बाय। भाई सीधी सी बात है, आरटीआई की जो एप्लीकेशंस हैं, आरटीआई की जो रिक्वेस्ट है उनको कौन डील करेगा, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एक्चुअल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, या फिर सीपीआईओ या फिर अपीलेट अथॉरिटी। बेसिकली क्योंकि चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड ही है कि मॉनिटर टाइमली डिस्पोजल कैसे करना है किसी भी चीज़ का। तो भाई आरटीआई के लिए तो पूरा आरटीआई एक्ट है कि किसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी और कितने दिन में उसको डिस्पोज करना है, 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है या फिर कितने दिन में 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करना है, वट। ठीक है, तो उनको कौन, आरटीआई की जो जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको कौन रिसीव करेगा या कौन मॉनिटर करेगा, एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, सीपीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी, जो भी आरटीआई एक्ट के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेस। हर सेक्शन जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जो भी एश्योरेंसेस मिनिस्टर ने दिए हैं। मिनिस्टर एश्योरेंस कब कब दे सकते हैं भाई, क्वेश्चन के रिप्लाई में दे सकते हैं, किसी डिस्कशन पर दे सकते हैं, रिजोल्यूशन, कॉलिंग अटेंशन, नोटिस, मोशन, बेसिकली पार्लियामेंट में कुछ भी एक्शन हो रहा है तो उसके अंदर एश्योरेंस दे सकते हैं मिनिस्टर। ठीक है, तो सेक्शन वाइज ये रजिस्टर मेंटेन होगा, और उस सेक्शन के अंदर भी दोनों हाउस का अलग अलग, पहली बात तो ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, और सेशन वाइज कि जो भी अलग अलग सेशंस होते हैं उनका सेशन वाइज रजिस्टर होगा कि भाई ये मानसून सेशन का है, विंटर सेशन का है, या फिर जो भी है। ठीक है, अब जब पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का रजिस्टर बन गया है सेक्शन के अंदर, तो भाई सेक्शन ऑफिसर का काम है कि उस पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर को वंस अ वीक स्क्रूटिनाइज करना है। तो स्क्रूटिनाइज रजिस्टर वंस अ वीक। आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दिस केस सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्क्रूटिनाइज पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका टाइमलाइन क्या है, वंस अ वीक। ठीक है, एंड देन ही विल इंश्योर कि भाई नेसेसरी उसके पास फॉलो अप एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन सेक्शन ऑफिसर विल सबमिट दिस रजिस्टर, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर, टू ब्रांच ऑफिसर यानी कि टू द अंडर सेक्रेटरी कंसर्न इन एवरी फोर्टनाइट। ठीक है, 15 डेज, एवरी 15 डेज के अंदर सेक्शन ऑफिसर जो है वो ब्रांच ऑफिसर को पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का रजिस्टर सबमिट करेंगे। 15 डेज के लिए के अंदर वो कब सबमिट करेंगे, जब सेशन में पार्लियामेंट है। ठीक है, यानी कि जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में है, और अगर नॉट इन सेशन है तो वो 15 डेज के बदले 1 मंथ में अपने अंडर सेक्रेटरी को सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस ये हुआ कि दिस इज सेक्शन ऑफिसर, दिस इज अंडर सेक्रेटरी, एंड ये दो रास्ते हैं पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर, 15 डेज और 30 डेज। 15 डेज व्हेन हाउस इज इन सेशन, 30 डेज व्हेन हाउस इज नॉट इन सेशन। हम भी बात किसकी कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एसओ है और ये यूएस है। अब अंडर सेक्रेटरी का क्या काम होगा कि वो अपने हायर ऑफिसर को उन एश्योरेंसेस के इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस के बारे में बताएं। ठीक है, ताकि कोई डिले ना हो। फाइन, इसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है। इसके बाद ई फाइल के अंदर जैसे कि वीआईपी का टैग होता है, ऐसे ही पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का टैगिंग करने की भी फैसिलिटी है, और कभी भी
MIS रिपोर्ट निकालनी हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कभी भी MIS रिपोर्ट निकालनी हो तो वो भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। अब भाई जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं किसी सेक्शन के लिए। ये सपोज एक सेक्शन है और ये पीरियोडिकल रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन से एक इनकमिंग रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ये तो आउटगोइंग हो गई, ठीक है। सेक्शन से आउटगोइंग रिपोर्ट्स हो सकती है और सेक्शन के लिए इनकमिंग रिपोर्ट्स हो सकती है। इनकमिंग रिपोर्ट मतलब सेक्शन ने अपनी एक चेकलिस्ट बना रखी है, अपनी एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बना रखा है, वो फॉर्मेट वो सर्कुलेट कर देते हैं सारे सेक्शंस के अंदर, और सारे सेक्शन उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेक्शन के जो जिस सेक्शन ने इनिशिएट किया था उसको दे देते हैं। तो ये हो गई इनकमिंग रिपोर्ट्स। और देन है आउटगोइंग रिपोर्ट्स। इस सेक्शन के पास किसी दूसरे सेक्शन से कोई रिपोर्ट आई भरने के लिए, तो इस सेक्शन ने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भर के वापस कर दी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स की पीरियोडिसिटी कुछ भी हो सकती है कि सेक्शन को हो सकता है मंथली किसी रिपोर्ट को कंपाइल करते रहना होता है, या फिर मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, वट, ठीक है। तो इन जो भी रिपोर्ट्स की पीरियोडिसिटी है उस अकॉर्डिंग सेक्शन जो है वो अपनी चेकलिस्ट बनाए। अब इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये चेकलिस्ट जो है वो कब प्रिपेयर होगी। दिस विल बी प्रिपेयर्ड एट कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर, अप्रूव्ड बाय द सेक्शन ऑफिसर एंड शोन टू द ब्रांच ऑफिसर। यानी कि चेकलिस्ट जो कि साल के शुरू में बना ली जाए, यानी सेक्शन को जो इन्फॉर्मेशन बाकी सारे सेक्शन से चाहिए, ठीक है, तो वो जो ये चेकलिस्ट है वो एक बना के रख ले, ठीक है। इनकमिंग चेकलिस्ट भी और आउटगोइंग चेकलिस्ट भी, ताकि कोई भी रिपोर्ट छूट ना जाए, ना तो इन्फॉर्मेशन देने से छूटे ना इन्फॉर्मेशन लेने से छूटे। तो इसलिए कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर ये चेकलिस्ट जो है वो बना ली जानी चाहिए। उसको अप्रूव कौन करेगा? सेक्शन ऑफिसर विल अप्रूव, ब्रांच ऑफिसर विल सी इट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है ईच सेक्शन विल मेंटेन 2 चेकलिस्ट, वन फॉर इनकमिंग एंड अदर फॉर आउटगोइंग। नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन ऑफिसर जो है वो इन चेकलिस्ट को वंस अ वीक देखे, ताकि ये पता चले कि हाँ भाई वीकली रिपोर्ट है या फिर अगली जो रिपोर्ट है वो कब जानी है, किस चीज को अटेंशन की जरूरत है। देन आफ्टर अ पीरियोडिकल रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड और dispatched, द रेलेवेंट एंट्री डेट कॉलम ऑफ द अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट विल बी सर्कल्ड इन रेडिंग। भाई जब इन्फॉर्मेशन आ गई या चली गई तो काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट होने के बाद उस चीज को आप सर्कल कर सकते हो चेकलिस्ट के अंदर रेड इंक में कि भैया इसको अब दोबारा नहीं देखना क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स या रिटर्न्स। यानी कि सेक्शन जो इनकमिंग या फिर आउटगोइंग ये जो चेकलिस्ट यूज कर रहा है, और इस इनकमिंग में सपोज कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट इन्वॉल्व है और आउटगोइंग में कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इन सब चीजों का जो रिव्यू है वो रिव्यू होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे एवरी 3 ईयर्स, यानी कि हर 3 साल में इन रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है। अब भाई इसके अंदर रिव्यू क्या करना है? पहली चीज तो ये कि सपोज इस चेकलिस्ट में 10 है, ठीक है, 10 एंट्रीज हैं, कि कोई सेक्शन जो है वो 10 रिपोर्ट्स मांगता है हर सेक्शन से, तो ऐसा तो नहीं कोई रिपोर्ट फालतू की उसमें से। तो टू एलिमिनेट अननेसेसरी रिपोर्ट, तो कोई फालतू की रिपोर्ट है तो भैया अगले साल से मत मांगो उसे, है ना। तो हर 3 साल के अंदर जेएस ये रिव्यू करेंगे कि भाई कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांगी जा रही, कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस काम बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो रिपोर्ट मांग रहे हैं उस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, क्या उस फॉर्मेट के अंदर कोई और रीडिजाइनिंग की नीड है, ताकि डेटा जो है और यूजेबल फॉर्म के अंदर आ जाए। ऐसा हो सकता है कि भाई ये 2 रिपोर्ट के अंदर आधी चीजें तो ओवरलैपिंग है, तो दोनों रिपोर्ट को एक ही क्यों ना बना दे। टू रैशनलाइज और सिंप्लीफाई इसेंशियल वंस बाय कंबाइनिंग 2 और मोर ऑफ देम इफ पॉसिबल। और टू रिवाइज द फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि भाई जो हम मंथली रिपोर्ट ले रहे हैं वो क्वार्टरली लेने से काम चल जाएगा, तो हम अपना काम क्यों बढ़ाए, हर मंथली रिपोर्ट लेके उसको कंसोलिडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी को रिवाइज करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको रीडिजाइन करने के लिए और इन रिपोर्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए जेएस लेवल पे रिव्यू होगा हर 3 साल में। तो ये पीरियोडिसिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार कह रही हूँ, इन चीज़ों को जरूर मार्क कर लेना और ये जरूर रिवाइज करना है और लर्न करना है, ठीक है। और जो भी रिव्यू का रिजल्ट होगा वो किसको देना है? दैट शुड बी रिपोर्टेड बाय द सेक्शन टू द सेक्शन डेजिग्नेटेड हैंडलिंग द वर्क ऑफ इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट। यानी कि कोई सेक्शन जो कि मिनिस्ट्री के अंदर इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट टाइप का काम देखता है, कोऑर्डिनेशन टाइप का, उसको वो रिपोर्ट कर देंगे हर साल बाय 7 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी कहानी जो है, यानी जेएस ने रिव्यू किया, एक रिपोर्ट बना दी, वो रिपोर्ट चली गई एक सेक्शन के पास जो कि इस रिपोर्ट से डील करता है,
वो सेक्शन जो है वो जगह जगह से हर जेएस से रिपोर्ट लेके उस रिपोर्ट को कंसोलिडेट करके डीएआरपीजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस डीएआरपीजी को दे देगा, ठीक है, बाय 30 अप्रैल। यानी कि 7 अप्रैल तक इन्होंने इस वाले सेक्शन ने, किस सेक्शन ने, IWSU, इस सेक्शन ने 7 अप्रैल तक सारी रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी कर ली और देन उसको कंसोलिडेट करके डीआरपीजी को 30 अप्रैल तक भेज दी ताकि डीआरपीजी उन चीजों को आगे रिव्यू कर ले। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट। सबसे पहली चीज, सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट होनी चाहिए, तो दे शुड हैव अ वेबसाइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो उनकी वेबसाइट है वो कंप्लायंस में होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस के कंप्लायंस में। कौन सी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सेकेंड थिंग ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट्स, इसकी जो गाइडलाइंस है, ठीक है। तीसरी बात, ये गाइडलाइन मिलेगी कहाँ पे? तो भाई ये गाइडलाइन मिलेगी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डीआरपीजी। तो ये गाइडलाइंस कहाँ मिलेगी? यहाँ पर और यहाँ पर। और चौथी बात, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए कि वो ये जो वेबसाइट है जो कि हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, वो उसको रेगुलरली अपडेट करे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में से 4 काम की बातें निकली हैं। तो कौन सी गाइडलाइंस होती हैं जो कि जिसकी कंप्लायंस में वेबसाइट बननी चाहिए हर मिनिस्ट्री की? तो वो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट्स की गाइडलाइंस विच आर अवेलेबल ऑन 2 वेबसाइट्स, माइटी एंड डीआरपीजी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स। अब ये देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है कि एमपीज का रेफरेंसेस है, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के रेफरेंसेस, तो इन सब में से कोई भी चीज पेंडिंग ना छूट जाए, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पीजी यानी डीआरपीजी ने स्पेशल कैंपेन चलाया था 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कैंपेन कब चलाया, व्हेन, किसने चलाया, डीएआरपीजी ने। क्या कैंपेन था? डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स, ठीक है। अब एज अ सीक्वल टू दिस, जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं वो ये 4 काम कर सकती हैं ताकि पेंडिंग मैटर्स जो है वो कम से कम रहे, टू रिड्यूस द पेंडिंग मैटर्स टू मिनिमम पॉसिबल। तो ये 4 काम क्या है कि इस स्पेशल कैंपेन को, कि जितने भी पेंडिंग मैटर्स हैं इनको पर्टिकुलरली रेफरेंस दी जाए और वीक में 3 आवर्स इस पर्टिकुलर काम को डेडिकेट किए जाए, ठीक है। वीकली 3 आवर्स ओनली इस पर्टिकुलर काम को डेडिकेट किया जाए कि भाई उस 3 घंटे में सारे सेक्शंस अपने पेंडिंग रेफरेंसेस निकाल ले और उनको मॉनिटर करे कि भाई किसका रिप्लाई जा सकता है, किसका नहीं गया है, या जो भी जिस भी तरीके से वो डिस्पोज हो सकते हो। उसके बाद नोडल ऑफिसर्स, इस स्पेशल कैंपेन के लिए नोडल ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाए, और वो नोडल ऑफिसर किस रैंक के होंगे? भाई जीएस रैंक के होंगे, इसको याद रखना है यहाँ पे, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई पेंडिंग मैटर्स कौन से वाले हैं, ठीक है। जो उन 3 घंटे के अंदर कौन से पेंडिंग मैटर्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से पेंडिंग मैटर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो वो वीकली बेसिस पे, क्योंकि भाई हर हफ्ते 3 घंटे दे रहे हैं तो वीकली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे जीएस। जीएस के बाद उसके बाद कौन मॉनिटर करे उसको? तो भाई जीएस के बाद सेक्रेटरी मॉनिटर करे उसको ऑन मंथली बेसिस। तो जीएस विल मॉनिटर दिस ऑन वीकली बेसिस एंड सेक्रेटरी विल मॉनिटर इट ऑन मंथली बेसिस। और उसके बाद ये जो स्पेशल कैंपेन है इसको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी आउट स्टेशन ऑफिस हैं, जितने भी उसकी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसके सबॉर्डिनेट या अटैच्ड ऑफिस हैं, उन सब के अंदर भी इस स्पेशल कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रेफरेंस उनके ऑफिस के अंदर भी पेंडिंग ना रहता है, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में चैप्टर 13 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।